वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के द्वितीय वर्ष के ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप द्वितीय वर्ष में प्रविष्ट हो चुके हैं। द्वितीय वर्ष में प्रविष्ट होना ही अपने आप में एक गर्व की अनुभूति देता है कि हमारा प्रथम वर्ष विद्यालयों में जाकर इंटर्नशिप कार्यक्रम को अच्छे से संचालित कर शिक्षक प्रशिक्षण के मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम पूर्ण कर चुके हैं। द्वितीय वर्ष अनुभूति देता है गर्व की, वो इसलिए कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा कि जब आप शिक्षण के क्षेत्र में अपना कार्य आरंभ करेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं बचा जब आप शिक्षक के गर्व को अनुभूत करेंगे। अब ज़्यादा समय नहीं बचा जब आप अपने सपनों को साकार करेंगे। हम आज बात करने जा रहे हैं कि द्वितीय वर्ष में क्या पाठ्यक्रम है और उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से पेपर हैं और वो क्यों हैं, और उनका अध्ययन हमें शिक्षक बनने के मार्ग पर किस तरह से अग्रेसित करेगा। देखिए, ये जो द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम है, इसमें कोर्स 12 और कोर्स 13 पेडागोजी सब्जेक्ट हैं। ये वो विषय हैं जो कि आपने वैकल्पिक रूप में शिक्षण विषय के रूप में चुने थे। कोर्स 14 नॉलेज एंड करिकुलम है। कोर्स 15 असेसमेंट फॉर लर्निंग है। कोर्स 16 एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल है। कोर्स 17 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है। कोर्स 18 ऑप्शनल कोर्स है। इसमें 5 विषय हैं। आप इनमें से कोई सा भी विषय का चयन कर सकते हैं। वोकेशनल वर्क एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है, पीस एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है और इनोवेटिव एंड एक्शन रिसर्च है। कोर्स 19 स्कूल इंटर्नशिप, जो आपकी 16 वीक की होती है, उसका इंटरनल असेसमेंट है। कोर्स 20 उसी स्कूल इंटर्नशिप का एक्सटर्नल असेसमेंट है, जिसमें वायोवोसी होती है और आपको उसमें पीपीटी बनानी होती है, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसके माध्यम से आप बाह्य परीक्षकों के सामने इंटर्नशिप में जो कुछ भी सीखा उसका प्रस्तुतिकरण देते हैं। कोर्स 12 और 13 जो कि पेडागोजी सब्जेक्ट हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने दृष्टिगोचर हो रही है। उनमें से जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके संबंध में बात इसमें होती है। अब हम पहुंचते हैं नॉलेज एंड करिकुलम कोर्स 14 नॉलेज एंड करिकुलम।
अपने आप में एक अलग विषय है और ये आवश्यक क्यों है ये हमको समझना होगा। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि यदि अच्छा शिक्षक बनना है तो हमें कुछ तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान उसमें एक तत्व है। आप जिस भी रूप में, जिस भी स्तर पर शिक्षण करेंगे, वहाँ एक निश्चित विषय वस्तु होती है जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। वो क्या है, उसे जानना बहुत आवश्यक है। ज्ञान की बात करें, पढ़कर, सुनकर ऐसा लगेगा कि ये ज्ञान, क्या बात हो रही है इसमें, क्यों बात हो रही है? ज्ञान तो हम सभी के पास है। आखिर इस स्तर तक पहुँचे हैं तो बिना ज्ञान के तो नहीं पहुँचे होंगे। पर अब शिक्षक बनने जब हम जा रहे हैं तो ज्ञान का अर्थ थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब क्या अर्थ हो जाता है वो तो आने वाले समय में जो और इससे संबंधित वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रदर्शित होंगे, उनमें बड़ी विस्तृत व्याख्या होगी आपके शिक्षक प्रशिक्षकों के द्वारा। अभी तो हम फौरी ऊपरी तौर पर ही जान लें कि ज्ञान क्यों पढ़ें। ज्ञान अगर बीएड पाठ्यक्रम में नहीं होता तो क्या हम अच्छे शिक्षक नहीं बनते? फिर बीएड पाठ्यक्रम में ज्ञान होने का प्रभाव हम में क्या परिवर्तन लाएगा? देखते हैं। ज्ञान, ज्ञेय जानना, ग्रहण करना, आत्मसात करना, इन सभी से मिलकर बनता है। अकेले जानना नहीं, अकेले ग्रहण करना नहीं और अकेले आत्मसात करना ही नहीं। यह एक क्रम है। इसकी पूर्णता पर ज्ञान शब्द के तत्व का अर्थ की पूर्णता होती है। ज्ञान अलग अलग स्तर पर अलग अलग रूप में प्रदर्शित हो। जैसे नर्सरी के जो बच्चे हैं उनमें ज्ञान उनकी उम्र के अनुसार एक स्तर तक सीमित, उसके बाद के बच्चों में उनकी उम्र के अनुसार एक स्तर तक सीमित, इसी तरह से आगे के उम्र में एक उम्र तक, एक स्तर तक सीमित। ज्ञान यदि हो जाए तो हम ज्ञानवान हो गए, और ज्ञानवान हो गए तो एक अलग ही गर्व की हम में अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी। चलिए इसमें एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, आपने सुनी भी होगी। ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी सुनेंगे ताकि आगे की और विषयों पर भी चर्चा की जा सके आसानी से। नचिकेता के पिताजी एक यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद, जैसा कि उस वक्त प्रचलित था, दक्षिणा दी जाती है, दान दिया जाता है। तो वो दान में गौएं दान में दे रहे हैं, यानी कि गाय दान में दे रहे हैं। नचिकेता देख रहा है कि पिताजी सभी ब्राह्मणों को गाय दान में दे रहे हैं, लेकिन वो उन ब्राह्मणों के चेहरे को पढ़ भी रहा है। वो देख रहा है कि वो लोग खुश होके नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे खुश होके? क्योंकि जो गाय दान में दी जा रही हैं वो दुबली पतली हैं, कुपोषित हैं, और उनमें
दूध उत्पन्न करने की क्षमता भी नहीं। तो नचिकेता अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, ऐसी गायों के दान का क्या अर्थ जो उनके काम ही ना आ सके। पिताजी पिताजी हैं, ज्ञानवान है, ये होता ही है, हर बड़ा आदमी छोटे से ज्ञानवान होता है, छोटा छोटा ही होता है। उसके ज्ञान की सीमा बड़ों के ज्ञान की सीमा की परिधि से आवृत हो जाती है। तो पिताजी क्रोध में आ जाते हैं, बोले ज़्यादा बोलो मत, तुमको भी दान में दे दूँगा। बच्चे का मन, मुझे भी दान में देंगे, किसे देंगे? बच्चा मचल गया। पिताजी ने तो बात बात में बोल दिया दान में दे देंगे, पर बच्चा मचल गया। अब बच्चा जब मचल गया और वो बार बार पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, मुझे दान में किसे दीजिएगा, मुझे दान में किसे दीजिएगा। मज़ा ये कि पिताजी चिल्ला कर, परेशान होकर, और ऐसा होता है जिसे हम ज्ञानवान समझते हैं, जब उससे बार बार प्रश्न किए जाएं तो वो झल्ला जाता है, परेशान हो जाता है। क्योंकि जब जिन प्रश्नों का उत्तर उनके ज्ञान की परिधि में सीमित नहीं होता, तो वो अपने ज्ञानवान होने के अहंकार पर कुठाराघात होने के कारण झल्ला जाता है, अहंकार पीड़ित हो जाता है। तो कहते हैं, जा मैंने तुझे मृत्यु को दान में दिया। पिता हैं, कुछ भी कर सकते थे, कर दिया। बच्चा बाल सुलभ मन, मृत्यु को दान में पिताजी ने दे दिया, ठीक। वो वहाँ से चल दिया कि पिताजी प्रणाम, आपने मुझे मृत्यु को दान में दिया, मृत्यु मुझे कहाँ मिलेगी। तो सब बड़े परेशान कि मृत्यु का परिचय कैसे कराएं, ज्ञानवान लोग परेशान। तो कहा कि शमशान में चले जाओ, वहाँ पर मृत्यु मिलेगी। वो वहाँ चले गए। पूछा कि मृत्यु कौन है? बोले मृत्यु कौन है ये तो पता नहीं, पर मृत्यु के देवता हैं यम। बोले पिताजी ने मुझे दान में दे दिया है। तो उन्होंने प्रयास किया कि ये चला जाए, छोटा बच्चा है, पर बच्चा माना नहीं। बोले मुझे दान में दे दिया है तो मुझे मेरी यम से मुलाकात कराओ। अब वो बैठ गए। उन्होंने कहा यम तो बाहर गए हैं, बाद में आएंगे। नचिकेता बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। यम 3 दिन के बाद लौटे। लौटने के बाद देखा कि बाहर एक कृष्णकाय बालक बैठा है, कुछ खाया नहीं लगता है, कुछ पिया भी नहीं ऐसा लगता है, मुख म्लान हो रहा है, कांति क्षीण हो रही है। अंदर जाते हैं, सेवक को बुलाते हैं, पूछते हैं कौन है? सेवक कहता है पता नहीं, बड़ा तेजस्वी बालक है। कहता है मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दान में दे दिया। अब मृत्यु कहाँ ये तो पता नहीं, मृत्यु के देवता यम है, मुझे यम को ही दान में दिया होगा। यम उसके पास आते हैं, बड़ा प्रलोभन देते हैं कि तुमको सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं और पता नहीं जो भी उस वक्त विलासिता से भरी पूरी वस्तुएं और तत्व रहे हों, वो दान में देने की बात होती है। तो वो नचिकेता कहता है इन चीज़ों से मेरा क्या प्रयोजन, मुझे पिता ने दान में दे दिया। अब तो मृत्यु से परिचय होना बाकी, आप मुझे स्वीकार करें। यम प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं क्या चाहते हो? बोले मृत्यु से परिचय। यम हंसते हैं, बोले मृत्यु से जिसका परिचय हो जाए, जो मृत्यु को जान ले, वो तो मोक्ष पालेगा। तो साथियों, कहानी उपनिषदों से पुरानी लगती जरूर है, पर प्रासंगिक है। यह है ज्ञान। ज्ञान
को अगर समझ लिया, ज्ञान को अगर जान लिया, तो आप मृत्यु से पार पा सकते हैं, जीवन से पार पा सकते हैं। ये तो बात हो गई इसकी गहनता की, इसकी आध्यात्मिकता की। अब अगर इसको दूसरे रूप में समझें तो एक शिक्षक का ज्ञानवान होना आवश्यक है। शिक्षक यदि ज्ञानी नहीं होगा तो वो अपने शिष्यों को शिक्षित करेगा कैसे, अपने शिष्यों में शिष्यत्व का जागरण करेगा कैसे। इसलिए ज्ञान का अध्ययन इस बीएड पाठ्यक्रम में प्रासंगिक है। हालांकि इसमें ये जो भी कुछ प्रदर्शित हो रहा है अंग्रेजी में हो रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार। ये पाठ्यक्रम आप लोगों को याद रहे, मैं स्मरण भी करा रहा हूँ कि ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अंग्रेजी माध्यम का पूरा पाठ्यक्रम मैंने इसलिए दिया है, हमने इसलिए इसमें रखा है कि आप इसको देख सकें और आपके समझने के लिए इसमें हिंदी के का भी समावेश किया है। अब देखिएगा, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान और संज्ञान। मीमांसा किसी भी तत्व की बड़ी आवश्यक है। मीमांसा मतलब चीर फाड़ कर देना। चीर फाड़ से मतलब ये नहीं कि वो कटर वगैरह लेके और हम चीरने लग गए। मानसिक रूप से इतना गहन विश्लेषण करना कि हम उसमें छिपे तत्व को पहचानें। चोप साइंस में पढ़ाया जाता है कि एटम क्या होता है, वो चोप को तोड़ते जाइए अंत होते होते वो एक छोटा सा कण बचता है, और उसको और करें और बारीक करें तो हमको एटम परमाणु मिल जाता है। मीमांसा भी ऐसी ही है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता विज्ञान में और अध्यात्म में। शब्दों का थोड़ा फेर होता है और समझने का थोड़ा फेर होता है, और फिर उनको अपने शब्दों में डालने में जो अंतर आता है वो एक बात होती है। यह है मीमांसा। तो हम पहले मीमांसा करेंगे भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार। फिर देखिएगा, शब्द देखिएगा इसमें आप, जिनको हम ज्ञान सोचते थे, ज्ञान उनसे इतर है। कैसे? ज्ञान और विश्वास, ज्ञान और सूचना, ज्ञान एवं योग्यता, ज्ञान एवं कारण, ज्ञान एवं शिक्षा, ज्ञान और प्रशिक्षण, इनमें अंतर है। ये सोपान है ज्ञान तक पहुंचने के, ज्ञान नहीं। ये आपको भी समझना होगा। कई बार हम उथला सतह, जल की सतह पर हाथ लगाते हैं और सोचते हैं हमने जल की था पा ली, उष्ण है, पर पता चला कि भीतर हाथ अगर गया तो थोड़ा सा ठंडा है, और हाथ गया तो एक अलग तरह का जल है। तो गहनता तक हमको पहुंचना होता है सोपानों के द्वारा, सीढ़ियां चढ़ते हुए। अब ज्ञान के तथ्य क्या है? क्षेत्रीय और वैश्विक, हर जगह की अपनी मान्यता है, उसके अनुसार ज्ञान के अर्थ भी बदल जाते हैं, उसके अनुसार ज्ञान के अर्थ भी बदल जाते हैं। फिर मूर्त और अमूर्त। अब ये बड़ा रोचक है। हम मूर्त में तो बड़ा विश्वास रखते हैं, जो हमें सामने दिखता है उसके बारे में तो बहुत सोचते हैं। अमूर्त, जो उसके पीछे छिपा है, अमूर्त जो दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में तो विचार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ज्ञान हमें ये सिखाएगा, ज्ञान हमें मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाएगा। अगर आपको याद पड़ता हो तो आपने पूर्व में ये अध्ययन करा होगा शिक्षण सूत्र के रूप में, है ना? तो उसमें मूर्त से अमूर्त एक सूत्र था। फिर सैद्धांतिक और व्यावहारिक, कॉन्टेक्सचुअल और टेक्सचुअल, विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया और उसका संप्रेषण, और संस्कृति में पहचान की भूमिका। हर संस्कृति का मूल ज्ञान है। जिसके पास जैसा ज्ञान उसकी वैसी संस्कृति। तो आप सोचिए, ये ज्ञान शब्द जो है, छोटा सा शब्द कितने बड़े बड़े काम करता है। और हम शिक्षक, और हम अगर ये चीज़,
ये तथ्य अपने स्वयं में समाहित न कर पाए, फिर शिक्षक बनने का अर्थ थोड़ा सा धूमिल हो जाएगा। इकाई 2, विद्यालय में ज्ञान के स्वरूप एवं इसका संगठन, ज्ञान का वर्गीकरण, वर्गीकरण का आधार, ज्ञान के आवश्यक स्वरूप, विद्यालय शिक्षा में ज्ञान के वर्गीकरण के चुनाव का आधार, विद्यालय पाठ्यक्रम में समावेशी ज्ञान के वैध चुनाव की जवाबदेही। मज़ेदार है, क्योंकि जो अध्ययन आपने पूर्व में नहीं किया होता और वो नए रूप में जब अध्ययन करने का उसका अवसर मिले तो बड़ा मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ों को पढ़ना उतना श्रेयस्कर नहीं लगता जितना न पढ़ी हुई चीज़ों को पढ़ना। ज्ञान उनमें से ही एक है। मज़ा आएगा देखकर, आनंद आएगा देखकर। ज्ञान का वर्गीकरण भी है, ज्ञान के वर्गीकरण के आधार भी हैं, मतलब ज्ञान भी प्रकारों में विभाजित है। अब ये प्रकार हमारी समझ के लिए है। ज्ञान का स्वरूप एक होता है, ज्ञान का संगठन एक होता है, और ज्ञान का जिसे हम इकाई बोलें वो भी एक ही होती है। पर यदि हम पहले हाथ पैर न चलाएं, सीधे पानी में चले जाएं और ये भी ना आपको बताया जाए कि वहाँ पे क्या सावधानी रखनी है तैरने में, श्वास पर नियंत्रण किस प्रकार करना है, तो डूबने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसी तरह से यहाँ भी हमें ज्ञान को समझने के लिए ये सारे शब्द भी समझने होंगे। फिर है शैक्षिक विचारक और बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, शिक्षा के बारे में हमेशा से एक बात हम लोग समझते आए हैं कि टीचिंग जो है वो पीपल सेंटर्ड नहीं होके चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। हालांकि पीपल सेंटर्ड टीचिंग का भी एक अलग महत्व है, पर चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग जिस क्षेत्र में भी आप जाने वाले हैं वहाँ चाइल्ड सेंटर्ड बाल केंद्रित शिक्षा की एक बड़ी आवश्यकता है। करते क्या है कि वहाँ गए, पढ़ाया, समझाया, आ गए। गड़बड़ कहाँ हुई? पढ़ाया किसको? देखा नहीं। समझाया किसको? जाना नहीं। वो समझे, परखा नहीं, और हम आ गए। इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर किसको समझाया, क्यों समझाया, कैसे समझाया, और उसका प्रमापन, उसका आकलन अगर आपने किया, तब जाकर बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप हमारे सामने आता। अब देखिएगा, आप ऊपर हमने बात करी थी कि संस्कृति बनती है ज्ञान से। अभी देखिए, हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और यहाँ पर समाज के संदर्भ में शिक्षा का सामाजिक आधार मुख्य रूप से लोकतंत्र, औद्योगिकरण, सामाजिक न्याय एवं व्यक्तिगत स्वशासन, समानता के विचारों से संबंधित जो भी लोकतंत्र के मुख्य भाग हैं, उन सब के संदर्भ में ज्ञान के अंतर्गत हमको बात करनी है, बात समझनी है, और आगे हम समझाने लायक बने इस योग्य भी हमको बनना है। अब इसमें कौन कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, प्लेटो हैं, डीवी हैं, टैगोर हैं, फ्रेरे हैं, इनके संदर्भ में ये सारी बातें करनी है। अब ये लोग कौन कौन हैं? देखिए, इनमें प्रकृतिवादी भी हैं, इनमें आदर्शवादी भी हैं, इनमें प्रयोजनवादी भी हैं, इनमें अस्तित्ववादी भी हैं, इनमें रोमानी भी हैं, रूहानीवाद के लोग भी हैं। ज्ञान किसी भी एक विधा का नहीं होता, ज्ञान सबका होता है। तो जहाँ से जिससे जो मिले वो प्राप्त हमें करना चाहिए। इसीलिए ये सारे विचारक जो कि अलग अलग विधाओं से संबंधित होते हैं, वो इसमें बड़े समीचीन हैं। फिर राष्ट्रीयवाद, सार्वभौमिकरण, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में ये आप अगर समझें और सोचें तो ये हमारे संविधान के मूल तत्व हैं। इनके संबंध में ज्ञान हमको होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, शिक्षा में इसका उपयोग किस प्रकार होता है, इसके संबंध में इसमें बात होगी। आलोचनात्मक बहुसांस्कृतिकवाद और लोकतांत्रिक शिक्षा। अब देखिएगा, आप शब्द पे ध्यान दें, आलोचनात्मक। एक लोकतंत्र ही ऐसा है जिसमें आलोचना का अवसर प्राप्त होता है, पर अज्ञानी किस प्रकार आलोचना करेगा?
आलोचना करने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। मुझे कन्हैयालाल नंदन की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि संसार में सुख एवं समृद्धि बिखरे पड़े, संसार में सुख एवं समृद्धि बिखरे पड़े, जो ज्ञानी हैं वे उन्हें भोगते हैं। भोगने का अर्थ यहाँ पर उसका उपयोग करते हैं। जो अज्ञानी हैं वे उससे अपने आप को विलग पाते हैं, और जो न ज्ञानी हैं और न अज्ञानी वे मात्र स्वप्न लहरियों पर तैरते रह जाते हैं। देखिए, ज्ञान शब्द का इससे बड़ा अर्थ और हमको क्या मिल भी सकता है। अब ज्ञान के बाद हम पहुंचते हैं पाठ्यक्रम। ज्ञान के लिए 3 इकाइयां हैं, पाठ्यक्रम के लिए 2 इकाइयां हैं। इनसे परिचय हमारा हो जाए ये आवश्यक है। देखिए, ज्ञान का परिचय जब हमें मिल जाएगा तो उसका हमें प्रसारण करना होगा, उसको प्रसारित करना होगा, उसका प्रवर्तन करना होगा, उसका विकर्णन भी करना होगा। अब जब ये सब करना होगा तो हमें कुछ एक सीमा बांधनी पड़ेगी। अब जो सीमा हमें बांधनी होगी उसके लिए कुछ तत्वों का निर्धारण करना पड़ेगा। वो तत्व जब निर्धारित होंगे तो वो जब निर्धारित होकर वो एक बंधा हुआ एक कार्यक्रम जब हमारे सामने आएगा उसे बोलते हैं पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम है क्या, उसके निर्माण के सिद्धांत क्या है, पाठ्यक्रम का ढांचा कैसा होता है, फ्रेमवर्क कैसा होता है। फ्रेमवर्क से याद आता है, अगर आपने एनसीएफ 2005 आपको याद आता हो तो उसका नाम भी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। पाठ्यक्रम, फिर पाठ्य विवरण में विविधता कैसी होनी चाहिए, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है तो पाठ्यक्रम किसी भी एक जगह का निर्धारित नहीं हो सकता, उसमें विविधता आवश्यक है। अगर विविधता नहीं होगी तो हम विविधता को संजो नहीं पाएंगे। जब हम संजोने में उसको नाकाम हो जाएंगे तो हमारा बहुसंस्कृतिवाद नष्ट हो जाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम में विविधता आवश्यक है। विविधता होगी तो हम बहुसंस्कृतिवाद के पोषक बनेंगे, और उसके बाद भी जो एक मज़ा, जो एक आनंद है अनेकता में एकता, अनेक होते हुए भी ज्ञान के रूप में हम एक हो जाते हैं, उसके लिए पाठ्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें समझना चाहिए। अब इसमें सारी वही बातें आ गई जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विविधता, विचारधाराओं में सम्मिलित सामाजिक राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, आर्थिक आवश्यकताएं एवं तकनीकी संबंधी संभावनाएं, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग, पाठ्यक्रम निर्माण में ध्यान देने योग्य बातें, शैक्षिक प्राप्य उद्देश्यों की प्रासंगिकता एवं विशेषता और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं पर्यावरण संबंधी समस्याएं, लिंग भेद, मूल्य और सामाजिक संवेदनशीलता आदि। ये हमको थोड़ा सा यहाँ समझ लेना चाहिए। अगर हम ज्ञानवान हो जाते हैं, यदि हमें ऐसा लगता है कि हम ज्ञान को पाने की ओर अग्रसित हो रहे हैं, तो हमें इन सब बातों पर श्रम करना होगा। इन सब बातों के लिए स्वयं को जवाबदेह बनाना होगा। वो क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता, राजनीतिक विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता। ये विभिन्नताएं क्यों हैं? क्योंकि महत्वाकांक्षाएं। महत्वाकांक्षाएं क्यों हैं? क्योंकि हम ज्ञानी हैं, क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या हम ज्ञान की ओर अग्रसित हो रहे हैं। ज्ञान नए को प्राप्त करने की भूख जगाता है और उसके लिए जिजीविषा का संचार करता है, यानी कि संघर्ष की उत्तरजीविता करता है। जब हम संघर्ष करते हैं तो विभिन्नताएं आएंगी, तब अलग अलग विचारों के हम पोषक बन जाएंगे। हमें कुछ विचार अच्छे लगेंगे, कुछ अच्छे नहीं लगेंगे, पर उसके बाद भी हम सभी एक दूसरे के पोषक हों, इसका हमको ध्यान रखना होगा। ये सारी बातें पाठ्यक्रम के निर्माण में बड़ी आवश्यक है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं के संबंध में पाठ्यक्रम में हर समय पाठ्यक्रम हमेशा एक नहीं होता, परिवर्तनशील होता है। वह प्रासंगिक विषयों का समावेश करता रहता है। पर्यावरण का विषय बड़ा प्रासंगिक है, इसलिए उसके संबंध में पाठ्यक्रम में हर वक्त उचित स्थान और उचित परिवर्तन होता रहता है। लिंग भेद ये आज के समय का एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। समय कई पूर्व काल से चला आ रहा है
पर यदि हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और एक निश्चित पाठ्यक्रम के अंतर्गत करते हैं तो ये तो हमारा कर्तव्य हो ही जाता है कि हम इन शब्दों को भी जान लें, इन शब्दों में पीछे छुपे हुए उन विषैली जानकारियों को जानकर उनका समाज से निराकरण कर दें। मूल्य और सामाजिक संवेदनशीलता। आपने सुना होगा, हर पीढ़ी ये बोलती है कि मूल्य का ह्रास हो रहा है, ये अगली पीढ़ी में मूल्य नहीं। अब मेरा सवाल छोटा सा, हर पीढ़ी अगली पीढ़ी से यही बोलती रहे कि मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है, इसका मतलब काफ़ी लंबे समय से मूल्य घटते जा रहे हैं। आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी विद्यालयों में जाएंगे और अपने बच्चों से बोलेंगे मूल्य की कमी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मूल्य की कमी है तो उसमें उन बच्चों की कमी नहीं है, उन बच्चों की त्रुटि नहीं है, ये त्रुटि बड़े लंबे समय से चली आ रही है। अब उसका निराकरण कैसे करना है, इसके संबंध में आपको सोचना होगा। मूल्य और सामाजिक संवेदनशीलता इसी का नाम है। ये हमारे समझने के लिए तो ठीक है कि पूर्व की पीढ़ी मूल्यों के ह्रास को क्यों देखती रही, लेकिन समझाने के लिए ठीक नहीं, क्योंकि कालखंड प्रसंग अनुसार जो कुछ भी प्रासंगिक है वो रह जाता है और बाकी हट जाता है। अब उसे आप मूल्यों का उत्कर्ष माने या अपकर्ष माने, ये निर्भर करता है आपके विचारों पर, आपकी सोच पर, आपके दृष्टिकोण पर हमें अब बात हमेशा करनी होगी जो आज के समय में प्रासंगिक है। आज के समय में जो भी प्रासंगिक है, जिस भी तरह के मूल्य प्रासंगिक हैं, जिस भी तरह की सामाजिक संवेदनशीलता प्रासंगिक है, उसके संबंध में हमें बात करनी है, उनका संचार करना है अपने छात्रों। अगला है पाठ्यक्रम विकास और इसका क्रियान्वयन। पाठ्यक्रम विकास, पहले तो निर्माण फिर विकास। अब उसमें क्या करें, विषय केंद्रित हो, पर्यावरणवादी उसमें चीज़ें सम्मिलित हों, व्यवहारवादी हो, व्यवहार में उपयोग में तो लाया जा सके, किताबों में सीमित ना रह जाए, ऐसा पाठ्यक्रम हो, है ना। पाठ्यक्रम के विकास में, अनुसंधान में शिक्षक की भूमिका हो। जैसा कि पूर्व के कक्षाओं में हमने जाना कि शिक्षक शोध करता एक अलग शब्द है, अनुसंधान करता एक अलग शब्द है, और वो अलग अलग शब्द अलग अलग विशिष्ट विषयों में प्रासंगिक भी होंगे, पर शिक्षक आधार रूप से शोध करता है, आधार रूप से अनुसंधान करता है। वो अपने मनस से, अपने अंतस से हमेशा शोध में लगा रहता है, हमेशा अनुसंधान करता रहता है। वो कैसे? छात्रों की मानसिकता को देखता है, उनकी मानसिकताओं को समझता है, उनकी मानसिकताओं के में छिपे हुए विकारों को देखता है, उनके विकारों के निराकरण का प्रयास करता है, शोध करता है, अनुसंधान करता है। छात्र को समझाना है, शोध करना पड़ता है, अनुसंधान करना पड़ता है, फिर उसका, और सबसे बड़ी बात, वो उसका इम्प्लीमेंट भी करता है, क्रियान्वयन भी करता है। तो शिक्षक संपूर्णता में है, शोध करा, अनुसंधान करा और फिर उसका क्रियान्वयन करा, ऐसी संपूर्णता किसी और जगह नहीं मिलेगी। तो पाठ्यक्रम का विकास भी और उसका क्रियान्वयन भी इसी रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अभी हम करेंगे कैसे? ये करेंगे ऐसे कि जब हम इसके बारे में जानेंगे, जब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें देखिए आप, है ना, अधिगम परिस्थितियों में पाठ्यक्रम व्यवस्था, अधिगम संस्थानों का विकास, संसाधनों का विकास, पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण, विद्यालय के बाहर की अधिगम सामग्री और संकलन, क्षेत्रीय वातावरण, समुदाय, मीडिया, पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया, विकसित आकलन विधियां, सतत और व्यापक मूल्यांकन के मॉडल की आवश्यकता, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इनके अलावा भी हैं। पाठ्यक्रम निश्चित बंधा हुआ होता है, उसकी एक सीमित ता होती है, उसमें वो कुछ कुछ का समावेश कर लेता है और कुछ का नहीं भी कर पाता है। तो इन सब बातों को हमें जानना है, समझना है, क्यों? ताकि हम अपने शिक्षण में इसका उपयोग कर सकें। फिर आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अंग्रेजी का आपके सामने छोड़ता रहूँगा ताकि आप पढ़ सकें, और फिर हिंदी में ही आपको समझना है। अधिकतर आप लोग हिंदी माध्यम से ही हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन, आकलन कैसे? अब देखिएगा, ज्ञान समझा, पाठ्यक्रम करा, पढ़ा दिया। अब क्यों करा ये सब काम हमने? छात्रों को अधिगम हो। अधिगम क्यों हो? ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन हो।
परिवर्तन क्यों हो? ताकि वे सकारात्मक रूप से सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में अपनी विशिष्ट भूमिका का निर्वहन कर सकें, इसलिए अधिगम। अब जो अधिगम हुआ है, चूंकि उसका उपयोग सकारात्मक रूप में होना है, तो उसका आकलन होना बड़ा आवश्यक है। यदि उसका आपने आकलन नहीं किया, यदि आपने उसका मूल्यांकन नहीं किया, उसका विशिष्टीकरण नहीं किया, तब आप ये समझने में अक्षम होंगे कि अधिगम पूर्णतया हुआ भी अथवा नहीं। जैसे हम बोलते हैं स्थानांतरण भी पूर्णतया हुआ अथवा नहीं, या फिर हमारा जो संप्रेषण है, जो भी तथ्य तत्व आप संप्रेषित करना चाह रहे थे, वो भी पूर्णतया हुए अथवा नहीं। हिंदी में समझ लेते हैं अब आपके लिए। देखिए, आकलन के संप्रत्यय का अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावादी आदर्श में अधिगम के लिए आकलन मूल्यांकन पर आधारित परिप्रेक्ष्य क्या है? क्योंकि अधिगम अगर किसी में होगा तो वो क्रिएशन लाएगा। फिर शब्दावली का स्पष्टीकरण हो जाए, और ये चीज़ तो इसमें है वैसे आप सभी के लिए, हमेशा किसी भी पाठ्यक्रम में जो भी शब्द हो, उनकी शब्दावली का स्पष्टीकरण पूर्व में कर लेना आवश्यक। यहाँ पे तो इसलिए इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है कि यदि इनका स्पष्टीकरण नहीं हुआ तो ये आगे का एक भी कार्य होने वाला नहीं। इसलिए ये शब्दों का स्पष्टीकरण यहाँ आवश्यक है। आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, परीक्षण क्या है, परीक्षा मापन क्या है, फिर निर्माणात्मक एवं योगात्मक आकलन क्या है, जिसको आप लोग क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव बोलते हैं। सतत एवं विस्तृत आकलन क्या है, उसका श्रेणीकरण क्या है, श्रेणियों में किस प्रकार आप विभाजित करेंगे, उसके लिए क्या क्या आप रूल्स और रेगुलेशन नीति निर्धारक तत्व बनाएंगे। शब्दावली में अंतर, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, और अधिगम का आकलन बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर अधिगम के लिए आकलन के सिद्धांत और अधिगम एवं विकास के संबंध में वर्तमान मूल्यांकन पद्धति का आलोचनात्मक पुनरीक्षण एवं इसकी मान्यता है। देखिए साथियों, भारत विश्वगुरु रहा है। विश्वगुरु रहा है तो इसका अर्थ है कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली में कुछ विशिष्टता रही होगी। ये विशिष्टता क्यों रही? क्योंकि कालखंड समय अनुसार जो कुछ भी प्रासंगिक है उसका समावेश उस शिक्षा प्रणाली में हमेशा होता रहा। जब उसका समावेश शिक्षा प्रणाली में होता रहा तो उसके आकलन की विधियां भी बदलती रहीं, परिवर्तित होती रहीं। वो परिवर्तन भी इसमें समाविष्ट किया जाता रहा। तो वर्तमान मूल्यांकन पद्धति का आलोचनात्मक, ये शब्द ही अपने आप में बताता है कि हर वक्त, हर समय, हर पद्धति का आलोचना निश्चित कर दी गई है। क्यों? नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। कैसे? जब तक आप किसी पद्धति का आलोचनात्मक दृष्टिपात नहीं करेंगे, तब तक आप ये कैसे समझ पाने में सक्षम होंगे कि उसमें अच्छाइयाँ क्या है और कमियाँ क्या है। कमी शब्द मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, अच्छाइयाँ महत्वपूर्ण होती हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शब्दों के रूप में लिखना एक मजबूरी होती है, तो कमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वो कमी नहीं होती, वास्तव में वो क्षेत्र होते हैं जिन पे और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। जिन पे अधिक श्रम किया जाए तो वे भी निखर कर सामने हमारे आ सकेंगे, तो उन पे कार्य करना। फिर अधिगम आधारित विषय का आकलन, संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में आकलन उपकरण इसमें क्या होंगे, उसके प्रकार क्या होंगे, परियोजना क्या होगी, अधिगम प्रक्रिया निरीक्षण के द्वारा कैसे हो, स्वयं के साथी, शिक्षक, स्वयं और साथी का आकलन कैसे हो, आकलन की प्रविधि कैसी हो, मौखिक हो, व्यवहारिक हो, सीए के रूप में हो, परीक्षण हो, अभ्यास हो, पोर्टफोलियो कार्य, बहुत सारे शब्द हैं। आकलन मानसिक भी होता है,
आकलन आप कक्षा में जब जाते हैं, जिस समय पढ़ाने, उस समय भी करते हैं। यानी कि आप जब जब भी अपनी कक्षा में शिक्षण करने जाएंगे, आप आकलन कर रहे होते हैं। यानी कि आकलन भी शिक्षा की तरह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस बात का आपको ध्यान रहे। फिर मूल्यांकन और आकलन का प्रसंग, किस संबंध में आकलन किया जा रहा है? व्यक्ति संबंधी है, विषय वस्तु के विश्लेषण के आधार पर कैसे किया जा रहा है, परीक्षण के लिए उसको कैसे तैयार किया जाए, जिसे हम ब्लूप्रिंट के रूप में जानते हैं। अच्छा, मज़ा ये है, ब्लूप्रिंट जैसा कि आप पूर्व की कक्षाओं में देख चुके और आप बना भी चुके। सबसे पहले ब्लूप्रिंट बनता है। ब्लूप्रिंट लगभग वैसा है जैसे किसी भवन का निर्माण करना है और उससे पहले उसका एक थोड़ा सा लेखा जोखा एक कागज़ पे बना के हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए कि नींव ऐसी होगी, दीवार ऐसी होगी, इतने कमरे होंगे और उस कमरों के ऊपर इतने और उसकी सीढ़ियाँ कहाँ से जाएंगी और कहाँ पर किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम होगा, लाइट का फिटिंग किस तरह से होगी, ये सारा कुछ अलग अलग तरह के कागज़ों पर प्रदर्शित किया जाता है। क्योंकि वो कागज़ ब्लू होता है, उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है, तो ये ब्लूप्रिंट एक शब्द बन गया, ब्लूप्रिंट एक ब्रांड बन गया और हम उसी के रूप में आगे चलते हैं। तो हमेशा ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना चाहिए कि हमें कौन सी इकाई महत्वपूर्ण लगती है, कौन सी इकाई से हमें प्रश्न करना चाहिए, कौन सी इकाई के किस प्रकरण पर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, किस इकाई पे हमें कितना अंक भार देना चाहिए, ये सारी बातें इसके अंदर समाहित होती हैं। अब जो उपकरण बनाया जा रहा है वो स्वनिर्मित है या मानकीकृत है, स्टैंडर्डाइज है या सेल्फ मेड है। स्टैंडर्डाइज है तो उसको इस्तेमाल करने में या उसको उपयोग करने में हमें कोई परेशानी। सेल्फ मेड स्वनिर्मित है, स्वयं के द्वारा बनाया है, और स्वयं के द्वारा बनाया हुआ अच्छा भी होता है क्योंकि वह उस क्षेत्र की परिस्थितियों और उस क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। पर जब वो बन जाए तो उसके लिए कुछ मानक निर्धारित हैं, तो वो हमें कर लेने चाहिए, उसकी वैधता और विश्वसनीयता ज्ञात कर लेनी चाहिए और उसके बाद हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। फिर समंक विश्लेषण और प्रतिपुष्टि। जब आप आकलन के लिए उपकरणों का प्रयोग करेंगे तो आपको दत्त मिलेंगे, दत्त यानी डाटा मिलेगा, समंक मिलेंगे, इस बच्चे के इतने अंक हुए, उसके इतने हुए, इस विषय में इतने हुए, इस कक्षा में इतने हुए, इस कक्षा में जो जिनको आप सोचते हैं कि ये मेरिट में आएंगे उनके इतने हुए, जो जिनको आप पिछड़ा हुआ मान रहे थे उनके इतने हुए। ऐसे कई सारे मापदंड हैं, तो उनको सामने कैसे प्रस्तुत करें, तो शैक्षिक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा। उसमें वापस उपकरण है, बारंबारता बंटन कैसे होता है, ये सारी बातें इसमें आप समझेंगे और जानेंगे। कुल मिलाकर इस इकाई में जिनका भी समावेश किया गया है वो इस तरह से कि आकलन आपने कर लिया, अंक आपके सामने आ गए, अब उनका प्रेजेंटेशन किस प्रकार हो, कितने % बच्चे पास हुए, कितने % बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए, कितने बच्चे सेकंड डिवीज़न आए, कितने बच्चे थर्ड डिवीज़न रह गए, ऐसे कितने बच्चे थे जो पूर्व में तो थर्ड डिवीज़न थे पर अभी वो आगे चले गए, ऐसे कितने बच्चे थे जो पूर्व में तो फर्स्ट डिवीज़न थे पर उनमें से कुछ नीचे के स्तर पर गिर गए, चले गए। इस तरह से कई सारे प्रस्तुतिकरण होते हैं, वो इसमें सिखाए जाते हैं और उनके प्रस्तुतिकरण को बताया जाता है। अधिगम के लिए आकलन में सुधार। अब हमेशा होता क्या है, ज्ञान हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, अधिगम भी हमने करा दिया, अधिगम के बाद हमने उसका मूल्यांकन कर लिया। अब मूल्यांकन के बाद करें क्या? मूल्यांकन हमेशा करा ही इसलिए जाता है कि उससे जो हमें प्रतिपुष्टि मिलेगी उसके आधार पर, जैसे किसी विद्यार्थी के अंक कम आए, किस में कम आए, उस विषय के किस भाग में कम आए, क्यों कम आए, जो कम आए उनके लिए हम उसका सुधार हेतु उसके लिए कुछ कार्य करें ताकि जो कमी उसमें रह गई है वो ना रहे। हालांकि ये थोड़ा सा असामान्य और कठिन कार्य है, दिखने में
हो सकता है व्यवहारिक ना भी लगता हो सकता है आज के समय में किया भी ना जाता हो, पर हमें करना होगा, पर हमें करना चाहिए। ये सारी बातें इसमें हैं। और चूंकि ये आईसीटी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो आपको उनका भी समावेश इसमें कर लेना चाहिए। अब आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल। एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी कि शैक्षिक प्रबंधन अपने आप में एक वृहद विषय है। अब देखिएगा, आनंद इसमें इतना आ रहा है कि हम ज्ञान से वापस चलते हैं। ज्ञान पाठ्यक्रम हो गया, फिर अधिगम हो गया, मूल्यांकन भी हो गया। अब हम कहाँ पहुँच गए? शैक्षिक प्रबंध पे पहुँच गए। जब तक ये नहीं होना, तो ये जो ऊपर हमने जो बातें करी हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। शैक्षिक प्रबंध बड़ा आवश्यक है। और ये शुद्ध रूप में बोला जाए तो ये संपूर्णता लिए होना चाहिए। हालांकि इसमें फिर भी कमियां रहती हैं, पर ये ठीक नहीं हुआ ना, सब खत्म। ज्ञान जो हमारा मुख्य लक्ष्य था, वहाँ तक हम पहुँचेंगे नहीं। पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाएंगे, अधिगम कितना हुआ पता नहीं कर पाएंगे, मूल्यांकन हो नहीं पाएगा। तो इसलिए शैक्षिक प्रबंधन बहुत बहुत आवश्यक है। अब ये होता क्या है, उसकी पहचान, अर्थ वगैरह क्या है, ये इस संबंध में इसमें बात की गई है। प्रभावशाली शैक्षिक प्रबंध की विशेषताएं क्या है। लूथर गुलिक का मुझे थोड़ा सा याद आ जाता है। पोस्ट कॉर्प उनका हुआ करता था, तो वो प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन, सुपरविज़न, इस तरह से वो सारी बातें अलग अलग उसमें डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये सारी बातें इनमें अलग अलग रूप में आपके समक्ष आएंगी। फिर संसाधनों का प्रबंध। अब देखिए, शैक्षिक प्रबंध की आवश्यकता हमने समझ ली, प्रभावशाली कैसे किया जाए वो हमने अगर समझ लिया। अब संसाधन तो चाहिए ना। संसाधन दोनों होते हैं, भौतिक, मानवीय, अभौतिक। अब संसाधन का प्रबंध तो जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा, यानी कि प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रधानाध्यापक, जो भी अब शब्द हैं, जो भी शब्द हैं, वो बहुत बड़े महत्वपूर्ण हैं। उनकी विशेषताएं क्या हैं, योग्यताएं क्या है, वो उस उपयुक्त निर्माण में अपने आप को सक्षम पाते हैं अथवा नहीं पाते हैं। वित्तीय प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध, विद्यालय समुदाय विकास, समुदाय से विद्यालय का संबंध, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनके संबंध में इसमें बात होगी। फिर विद्यालय गतिविधियों का प्रबंध, समय प्रबंध, विद्यालय कैलेंडर, समय सारणी, पाठ्यक्रम और पाठ्य से आगामी क्रियाएँ, संस्थागत योजना, ये वो सब बातें हैं जो एक अच्छे विद्यालय को संचालित करने के लिए बड़ी आवश्यक होती है, चाहे वो प्रधानाचार्य हों या शिक्षक हों, दोनों के लिए। क्योंकि प्रधानाचार्य का कार्य होगा कि लागू कराएं, और शिक्षक का कार्य होगा कि लागू करने लायक परिस्थितियां उत्पन्न की जाए। तो ये बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। फिर समावेशी शिक्षा, ये शब्द हम सबके लिए अभी के लिए तो नया है, लेकिन ये नया नहीं है। कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ आवश्यकता, पीड़ित बालकों की शिक्षा, समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, सहभागिता अधिगम की बाधाएं, समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ। अब देखिएगा, ये समावेशी शब्द ही अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। समाविष्ट करना, सभी को इंक्लूसिव फॉर्म में ले आना, एकीकृत रूप में लाना, कोई विलग नहीं, सब एक। पीड़ित, डेलिक्वेंट, गिफ्टेड, ऑल आर इक्वल फॉर टीचर। सभी बराबर हैं एक शिक्षक के लिए, और उसके लिए किस तरह से वातावरण निर्मित किया जाए, उसके संबंध में यहाँ पे बात की जा रही है। कैसे? पहले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझा जाए, फिर उनके साथ व्यक्तिगत, सामूहिक, उनके सहयोग से, अपने साथियों से व्यूह रचनाएं और नवाचार निर्देशनात्मक अभ्यास कराया जाए।
हम एक साथ कैसे सीख सकते हैं, हम व्यक्तिगत रूप से कैसे सीख सकते हैं, हम सहयोग करके कैसे सीख सकते हैं। फिर उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्योंकि सीखेंगे तो छात्र, टीचर का क्या रोल होगा, प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होगी, और भारत सरकार की भूमिका इसमें क्या है, वो इसमें क्या सोचती है, वो किस तरह की नीतियाँ इसके लिए लाती हैं, उस संबंध में इसमें चर्चा की जाती है। अब आ जाता है अगला पेपर, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। स्व को समझना, स्व की अवधारणा जानना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको थोड़ा सा हम यूँ समझ लें, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, आप दुनिया को ज्ञानवान बना रहे हैं, पर मज़ा ये है खुद को नहीं समझ रहे, खुद को ज्ञानवान नहीं बना रहे, खुद के बारे में जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे। जब आप ये काम स्वयं के लिए नहीं कर रहे तो औरों के लिए किस प्रकार करिएगा। इसलिए सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि हम ये कार्य स्वयं के लिए भी करें, हम स्वयं को सक्षम बनाएं, हम स्वयं को सबल बनाएं, हम स्वयं को इतने कौशलों से युक्त बनाएं कि हम वो सभी कार्य कर सकें जो औरों के लिए आवश्यक हैं, या जिनके लिए, जिस कार्य को संपादित करने के लिए हम बने हैं। शिक्षक का जो कार्य है वो इसी रूप में संपादित होता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, योगा की बात होगी, दार्शनिक बात होगी, कंसंट्रेशन की बात होगी, मेडिटेशन की बात होगी, ध्यान की, एकाग्रचित्तता की बात होगी। अब आप इसको हिंदी में देख लें। स्वयं को पहचानना, स्व प्रत्यय और स्वयं का अर्थ समझना, घर, पड़ोस, समुदाय, विद्यालय की इसमें भूमिका, सामाजिक संबंधों के निर्माण करने का महत्व, ये सारी बातें स्व को समझने के लिए मुझे एक बड़ी पुराना सा एक प्रसंग याद आ जाता है, थोड़ा हास्य विनोद से है। एक छोटे पे हम लोगों ने बड़ा इसको सुना है। एक व्यक्ति ने पूछा, बेटा तुमने घर कंबाइंड संयुक्त परिवार होते थे, तो उसमें कोई व्यक्ति बाहर से आया और बहुत दिनों में मिलना हुआ, सबसे बातें कर रहा था, तो बच्चों से वार्तालाप प्रारंभ हुआ। बच्चे बच्चे ही होते हैं, मासूम होते हैं, निरपेक्ष होते हैं। तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि ताजमहल देखा है? बोले नहीं देखा। लाल किला देखा है? नहीं देखा। एक बच्चा बड़ी देर से उनको देख रहा था, अवलोकन कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। उसने कहा, आपने रामलाल को देखा है? बोले नहीं देखा। अब मज़ा यहाँ पे हास्य का ये है कि ताजमहल देखा है? नहीं देखा है, आगरा गए, जाना चाहिए था। दिल्ली का लाल किला देखा है? नहीं देखा है, दिल्ली जाना चाहिए था। बच्चे ने कहा, रामलाल को जानते हो कि नहीं जानते? बोले कभी घर में भी रहना चाहिए था। यहाँ पे इस हास्य का अर्थ केवल इतना सा, घर में भी रहना चाहिए था, मतलब स्व को भी समझना चाहिए था। ये शरीर हमारा घर है। हम दुनिया के शरीरों की बातें तो बहुत करते हैं, वो ऐसा, वो वैसा, उसमें ये कमी, उसमें ये अच्छाई, और स्वयं की तरफ जो 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करते। हम कैसे, हम में क्या अच्छाई, हम में क्या बुराई, उसका निराकरण कैसे हो, उसका उत्कृष्ट प्रदर्शन कैसे हो ना। अहंकार पोषित करना हमारा स्वभाव हो जाता है। जब अहंकार का पोषण हम करने लग जाते हैं तो इन सब बातों से विलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसलिए शिक्षक अहंकार को तोड़ने वाला होता है। शिक्षक स्वयं को अहंकार से दूर रखने वाला होता है। शिक्षक औरों में अहंकार के पोषण का माध्यम नहीं बनता। पर ये कब होता है या कब हो सकता है? जब आप स्वयं को समझने की शक्ति स्वयं में विकसित कर लें, उत्पन्न कर लें, तब होता है। उसके लिए बड़ा महत्व है और है अच्छा, आनंददायक है, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से बड़ा प्रायोगिक
विषय है। इसमें जो लिखा है उसको पढ़ने से ज़्यादा करना ज़्यादा आवश्यक है। ऐसा पाठ्यक्रम में समावेश बड़ी मुश्किल से मिलता है। पढ़ने का तो मिलता है, करने का नहीं। ये जो विषय है ये पढ़ने से ज़्यादा करने में विश्वास करता है। आप इसको देखकर क्या करते हैं अपने जीवन में अपने लिए, ये उसके संबंध में बात करता है। स्वमान और स्वपहचान और इन सभी का वापिस शिक्षण व्यूह रचना से क्या संबंध है, इन सभी का वापिस छात्र अंतःक्रिया से क्या संबंध है, आप अपने शिक्षण के उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर होती हैं। फिर संप्रेषण की बात इसमें होती है। संप्रेषण किसी भाषा पर निर्भर नहीं करता। आप किस भाषा में बात करते हैं ये उस पर भी निर्भर नहीं करता। मुख संप्रेषण भी होता है, और आप बोले किसी और भाषा में पर सामने वाले ने समझ लिया, मतलब संप्रेषित हो गया। इसका मतलब संप्रेषण का मूल कहाँ है? संप्रेषण का मूल यहाँ है, हृदय है, मनस है, अंतस है। यहाँ से बात बोली, दूसरे के यहाँ पर समझ में आ गई, संप्रेषित हो गई। ये संप्रेषण का अर्थ है। और इसमें जो आप जानेंगे इसी रूप से अलग अलग इसके जो प्रकार हैं, अलग अलग जो स्तर हैं, उसके संबंध में इसमें आप जानेंगे। और प्रैक्टिकल भी इसमें वापस, प्रायोगिक भी उसी रूप में है। फिर है अंत में योग का दर्शन एवं स्वस्थ रहने में इसकी भूमिका। कोविड-19 चल रहा है, हाँ, ये आपको पता ही है। और कोविड-19 में स्व को सुरक्षित रखना बड़ा आवश्यक है। स्व की सुरक्षा कैसे करें? स्व की सुरक्षा करिएगा तब औरों की सुरक्षा करिएगा। हम बड़े मज़ेदार लोग हैं, हम औरों की सुरक्षा कैसे हो इस पे बात बहुत करेंगे, पर स्व की कैसे हो नहीं। कोई हमें समझाए नहीं, पर जब स्व की नहीं कर पा रहे तो औरों की कहाँ से करिएगा? योग उसी पर आधारित है। योग यानी जोड़ना, किसको किससे? ये जो आत्मा है ना, इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। अब आत्मा उस परमात्मा से जुड़े कैसे, इसके लिए कई सारे चरण हैं, कई सारे सोपान हैं, जिनमें आसन, व्यायाम, समाधि, बहुत सारे शब्द आएंगे। वो सब योग है। और वो जो योग बनता है, ये जब मुट्ठी खुली और ये बंद हुई, बड़े काम की है ना। बंद तो लाख की और खुली तो खाक की, लोग बोलते हैं। योग आपको यही सिखाता है। और देखिए, जिस स्थिति में आप हैं, जिस जगह आप हैं, अगर आप वहाँ के वातावरण, वहाँ के पर्यावरण से ही अपने आप को समायोजित नहीं कर पाए, योगित नहीं कर पाए, तो वहाँ रहिएगा कैसे? वहाँ बात करिएगा कैसे? विचारिएगा कैसे? योग हमारे अंदर उन सारी शक्तियों का प्रादुर्भाव करता है जिससे हम समायोजित हो सकते हैं, जिससे हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं, हम अपनी संप्रेषणशीलता को बढ़ा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम स्वयं के अंदर संयम को उत्पन्न कर सकते हैं। संयम को अगर उत्पन्न करा तो आप ये समझें, इस दुनिया की आप 90% समस्याओं पर जीत हासिल कर लेते हैं। आप जय के भाव में चले जाते हैं। और जब स्व पर जय का भाव आता है ना, ये बड़ा आनंद वाला होता है। और स्व पे जय हो जाए, फिर दूसरों को जय करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं। उसमें हमारे यहाँ पे अभी तक, हालांकि आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, जो कि पूर्व में बताया था उनमें से कोई सा भी विषय ले सकते हैं, पर हाँ पे हम एक ही विषय के संबंध में बात कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व के समय में ये देखा गया है कि लगभग 99% छात्रों ने इसी का चयन किया। तो हमने कहा इसी के संबंध में बात कर ली जाए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। एक शिक्षक के लिए, एक छात्र के लिए इसमें शिक्षित होना आवश्यक है। हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा विशिष्टीकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए फिजिकल टीचर होंगे, वो उनका काम है, वो करेंगे। पर नहीं, वो उनका काम है, वो अलग तरह का काम है। वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो काम है उस पर वो बड़ी मेहनत करेंगे, छात्रों को आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। पर प्रत्येक छात्र पे एक टीचर कैसे ध्यान देगा, कैसे अवधान देगा, ये तो हम सबका दायित्व है। उसमें विशेषता लाना उस एक टीचर का दायित्व है।
अब स्वस्थ मस्तिष्क शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर अगर स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वतः स्वस्थ होगा, उस पर बहुत श्रम नहीं करना पड़ेगा। शरीर को पहले स्वस्थ रखें, थोड़ा सा व्यायाम कराएं, थोड़ा सा उस व्यायाम के बारे में समझें, बच्चों में उसका संचार कैसे करें उसके बारे में समझें, कंसंट्रेशन, श्वास लेने की प्रक्रिया, बहुत सारी बातें, ये सारी बातें इसके अंदर करी जाएंगी, इसमें समझाई जाएंगी, इसमें समझी जाएंगी, और ये आगे आपके काम में बहुत ज़्यादा आने वाली है। ये उसका हिंदी में अनुवाद है। और ये सब करने के बाद हम टूर्नामेंट्स कैसे कराएं, खेल कैसे कराएं, अलग अलग स्तर पे क्या क्या चीज़ें कराएं, और हम अपने भारतीय खेल जो कि लुप्त प्राय हो रहे हैं, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बड़े आवश्यक थे, शारीरिक व्यायाम के लिए बड़े आवश्यक, उनमें जय और पराजय महत्वपूर्ण नहीं थी, वो खेलना महत्वपूर्ण था। देखिए, कोई खेल है तो जय और पराजय तो होगी, पर खेलना महत्वपूर्ण इसलिए है कि उस खेलने से व्यायाम होता था, व्यायाम होता था, शरीर स्वस्थ रहता था, शरीर स्वस्थ रहता था, मस्तिष्क स्वस्थ रहता था, मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो आचार अच्छे होंगे, यानी कि व्यवहार में अच्छे विचार जाएंगे, व्यवहार में अच्छे विचार जाएंगे, संस्कृति अच्छी होगी, संस्कृति अच्छी होगी, नागरिक अच्छे होंगे, नागरिक अच्छे होंगे तो राष्ट्र अच्छा होगा। छोटी सी बात है, शरीर स्वस्थ, राष्ट्र स्वस्थ, इसलिए ये शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, इस पर हम सभी को ध्यान देना ही चाहिए। इसके बाद आपका जो इंटर्नशिप फेज़ है उसका इंटरनल असेसमेंट है, जो कि आपके एक लंबा चलने वाला कार्यक्रम है 16 वीक का, और वहाँ पे आप भांति भांति के स्कूल में कार्य सीखते हैं, पूरा स्कूल कैसे चलाया जाए, उस स्कूल में सारे कार्य कैसे होते हैं, ऑफिशियल वर्क क्या होते हैं, उन सबको जानना, सबको करना आवश्यक नहीं, सबको जानना आवश्यक है। वह सारे कार्यक्रम इस इंटर्नशिप में होते हैं। ये जब हो जाते हैं तब आप अपने महाविद्यालय में आते हैं, और फिर उसका इंटरनल असेसमेंट होता है, जो आपकी एक डायरी होती है, उसको देख के उसकी वाइवावोसी होती है, पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है, आदि आदि। ये सारे उसमें कार्य लिखे हुए हैं कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनको किस प्रकार करना चाहिए, और उसके इवोल्यूशन का तरीका भी इसमें लिखा हुआ है कि वो किस प्रकार होना चाहिए। उसके बारे में हम समय समय पर बातचीत करते भी रहेंगे। फिर आता है एक्सटर्नल असेसमेंट, उसमें आपका एक रिटर्न टेस्ट होता है, इंटर्नशिप पर आधारित होता है। उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन होता है पीपीटी के द्वारा, फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटर्नशिप वर्क का होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर वाइवावोसी होती है। इन आधारों को लेके एक्सटर्नल असेसमेंट किया जाता है और आपको एसेस किया जाता है, आपका आकलन किया जाता है। तो ये सब बातें हमने इस पूरे कार्यक्रम में जानी। जानने के बाद एक बात का विचार अपने मनस में, अपने मस्तिष्क में अवश्य डाल लीजिए। ये पाठ्यक्रम बड़ा आनंद वाला है। इस पाठ्यक्रम में स्वयं को लगाकर, इसका आत्मसात कर, हम मात्र और मात्र एक अच्छे शिक्षक बनने के पथ पर अग्रसित होंगे। ये पथ पे अग्रसित होंगे, ये मैंने इसलिए बोला, हम अग्रसित कर देंगे। अब आगे इस पे चलते जाना लंबा रास्ता है, ये ख़त्म नहीं होगा इस पाठ्यक्रम के बाद। जब तक आप शिक्षक रहेंगे, अच्छे शिक्षक बनने की कवायद चलती रहेगी, लंबी चलने वाली है। तो उस लंबी चलने वाली कवायद के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, सुदृढ़ करने के लिए ये पाठ्यक्रम बड़ा आवश्यक है। तो ये पाठ्यक्रम अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम आत्मसात कर लें, और जब आत्मसात कर लेंगे तो हमारी मजबूरी नहीं होगी, और जब मजबूरी नहीं होगी तो हमें ये पढ़ने में आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा तो एसिमिलेशन, आत्मसात अच्छे से होना ही है। आत्मसात अच्छे से होने का अर्थ ये आपके शरीर का, ये आपके जीवन का एक भाग बन जाएगा। और अंत में ध्यान रखिएगा, प्रसन्न हमको रहना है। कैसे रहना है? समझें, करें
व औरों को समझाएं। पहले स्वयं समझें, फिर करें, करके आपको ठीक लगे तब औरों को समझाएं। और एक चीज़ जीवन में हमेशा याद रखना, हम आनंद में थे, आनंद में हैं और आनंद में रहेंगे। बहुत 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 आपका धन्यवाद।